क्वेश्चन कौन सा था? 7.16 एक्सरसाइज का। वो ये कह रहा है एक यूनिफॉर्म डिस्क है। ओह थैंक यू बेटा आदि, थैंक यू। हाँ लेकिन मैं जायज होमवर्क ही देता हूं जो हो सके, जिसका कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं। ऐसे थोड़ी नहीं कि अब कर लेना रोटेशन मोशन होमवर्क में, फिर मैं ग्रेविटेशन भी होमवर्क में, बस मुझे फीस दे दो। हाँ इधर देखिए, तो क्वेश्चन है एक यूनिफॉर्म डिस्क है आर रेडियस की। ये आर रेडियस की डिस्क है, डिस्क है ना, ये यूनिफॉर्म डिस्क है। ठीक है चलिए, इसके बाद वो क्या कह रहा है, इसकी रेडियस आर है। अ सर्कुलर होल ऑफ रेडियस r by 2 is cut. The center of the hole is at r by 2 from the center of original disk. Locate the center of gravity. अच्छा हाँ ये वर्ड आ गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नॉर्मल सिचुएशन में यदि बॉडी बहुत बड़ी साइज की नहीं है, जैसे बहुत बड़ी साइज का मतलब जैसे टावर है, बुर्ज खलीफा है ना, या मतलब बड़ी बड़ी टावर ना हो, तो नॉर्मल सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही बात मानेंगे और चलेंगे। जैसे डिस्क है, कोई बहुत बड़ी बॉडी थोड़ी नहीं हुई है ना, जब बॉडी की डायमेंशन बहुत बड़ी हो जाती है, चट्टानों की तरह हो जाती है, तो आप सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा अलग हो जाते हैं। एक्चुअली इसकी डेफिनेशन ये है, इट इज अ पॉइंट वेयर एंटायर मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, एंटायर मास। और इसकी डेफिनेशन है, इट इज अ पॉइंट वेयर एंटायर वेट ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, एंटायर वेट। अब जो छोटी मोटी बॉडी होती है, जैसे सुनना ये बॉडी है नॉर्मल साइज की है ना, यहाँ एक पार्टिकल ये एक ये एक ये एक ये एक ये अनंत पार्टिकल होंगे। इस वाले पार्टिकल का मास होगा m1g, इसका मास होगा m2g, इसका मास होगा m3g, इसका मास होगा m4g। तो जब मैं यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालूंगा ना, तो g कॉमन आके कट जाएगा, तो वो सेंटर ऑफ मास जैसी इक्वेशन बन जाती है। ये तो ही नॉर्मल सिचुएशन। लेकिन जब मैं बुर्ज खलीफा लूंगा, तो बेटा बुर्ज खलीफा में क्या होता है, जो नीचे की बॉडी होगी वहां ग्रेविटी थोड़ी अलग होगी, और जब ऊपर चलते चले जाएंगे तो ग्रेविटी कमजोर होती चली जाती है। तो यहां यदि किसी बॉडी रखी हुई है, तो इसका मास यदि mg है, तो इसका मास यहां पर mg डैश हो जाता है, तो यहां g कॉमन नहीं आ पाता। तो ऐसी बड़ी बड़ी परिस्थितियों में सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग हो जाता है, सेंटर ऑफ मास अलग हो जाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिटेल में आपके एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए मैं अभी ज्यादा बात नहीं करूंगा। हमें मुझे एक टाइम तक सिलेबस भी कराना ना। आदि कब तक है बेटा आपका, कब है एग्जाम आपका, मैं भूल गया उसको। 9 नवंबर, हेलो अक्टूबर आ गई पहली डेट, 17 अक्टूबर एक, अच्छा 16 अक्टूबर आ गई, उससे पहले भी है किसी का 16 अक्टूबर एक, 16 अक्टूबर 2, 16 अक्टूबर से पहले कोई हो तो 16 4 से भी है, कल परसों से, ये भगवान 18 अक्टूबर। और ये वही आ रहा होगा ना, रोटेशनल तो आ ही रहा होगा। चलो यार मैं बेटा कोशिश करूंगा, आप मुझे रेगुलर क्लास दे दो तो बेटा मैं करा दूंगा पक्का। लेकिन आप चलिए स्टार्ट। तो मेरा एक सेंटर ऑफ मास, उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्ड जरूर उसने बोला था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेकिन नॉर्मल डिस्क है, सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही बात है, उससे पैनिक नहीं करना। अब सवाल क्या है, इसे मैं बाद में गंदा करूंगा, पहले यहां देखते हैं कि एक सर्किल है, वो डिस्क है, सॉरी डिस्क, इसकी खुद की रेडियस आर है, ये जो रेडियस है वो आर है। अब इसमें से एक होल काटा है, इसमें से एक होल काट दिया ड्रिल लगा के। अब वो होल कहां से काटा है, उसने क्या बोला है कि इसके सेंटर से, जो ओरिजिनल डिस्क है उससे r/2 डिस्टेंस। अब r/2 डिस्टेंस ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी मान लेना, मैं यहां मान लेता हूं, इससे r/2 डिस्टेंस यहां पर, ठीक है। बताना ये पूरी r है तो मिड पॉइंट r/2 होगा। इसके ओरिजिनल सेंटर से r/2 दूरी पर एक होल काटा है, और उस होल की रेडियस भी r/2 है। तो बेटा ना, जिसका सेंटर यहां हो, नया सर्किल खींचूंगा जिसका सेंटर यहां हो और उसकी रेडियस भी इतनी हो, इतनी यानी, तो जब मैं उसको खींचूंगा तो वो ऐसे ही तो खींच के आएगा ना। थोड़ा सोचिए, बिल्कुल इधर से इसे टच करेगा, इधर से सेंटर को टच करेगा। क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है, क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि ये डिस्क है, डिस्क अब इतनी रह जाएगी बस, और इतना हिस्सा जो मैंने शेडेड नहीं किया वो काट दिया जाएगा, ठीक है, इतना हिस्सा। लेकिन एक बार फिर से क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, वो जो होल की पोजीशन दी है उसने क्लियर कर दिया है, सवाल में कोई कमी नहीं है। ये पूरी रेडियस कितनी थी, यहां से यहां तक आर,
ओरिजिनल डिस्क का सेंटर है, जब ये काटा नहीं था, यानी ये फिगर देखो इसमें से कुछ होल फोल नहीं काटा है, ठीक, इसके ओरिजिनल सेंटर से r/2 दूरी पर, यानी ये r/2 जस्ट आता है, r/2 दूरी पर इस होल का सेंटर है और इसकी रेडियस भी r/2 ही है। तो क्या लगता है यदि मैं इसमें से ये काट दूं तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? क्या लगता है अभी? अच्छा, अभी सेंटर ऑफ मास यहां पर है, बोलो, अभी इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहां पर है, अब भगवान जाने, अब ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी। लेकिन मैंने कल एक बात बोली थी, उसका एग्जांपल नहीं बता पाया था। मैंने एक बात बोली थी कि जरूरी नहीं है कि यदि हम किसी सिस्टम में से कुछ निकालें या डालें तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज हो ही हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है। लाओ मैं एक तस्वीर देता हूं, मान लो ये डिस्क है ना, ये डिस्क है, बताइए सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म डिस्क है, बताइए कहां है सेंटर ऑफ मास इसका? सेंटर पे। अब यदि मैं होल यहीं पे काट दूं तो इसके सेंटर से यूं करके होल काट दूं, अब आप बताओ अब कहां होगा सेंटर ऑफ मास? अब भी वही होगा ना, होगा नहीं होगा? तो ये यानी एक एग्जाम्पल भी बता दिया कि जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास चेंज हो ही हो, नहीं हुआ ना इसमें चेंज, नहीं हुआ। अच्छा सपोज करो, मान लो मैंने ये डिस्क दी, इसके सेंटर पे, जस्ट सेंटर पे 10 किलो की बॉडी रख दी, तब भी एक अलग से बॉडी रख दी, तब भी सेंटर ऑफ मास वही है, तो लीव इट। फिलहाल हम इस सवाल को करेंगे। सवाल समझ में आया? सवाल समझ में आ गया ना कि एक डिस्क है तो वो मैंने पोजीशन बनाने के लिए कह रहा था, और इसके बाद इसको एक मिनट ये ओरिजिनल डिस्क मानेंगे, इसके बाद इसके साथ ये हरकत कर दी है, ये मान लेना कि एक जैसे ही है, और मैं कोई बेटा कंप्यूटर नहीं हूं कि एग्जैक्टली सेम बना दूं ऊपर वाला फिगर, ठीक, थैंक यू बेटा। चौक से बन जाते हैं थोड़े, चौक में ऑप्शन होते हैं ना, मिटाना बिटाना ये सब, पेन एक बार चल जाए तो चल जाता है, तो मुझे एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाती है ये, ठीक। ये क्या चीज है? ओरिजिनल सिचुएशन इनिशियली, यानी चुल करने से पहले, समझ गए? और ये चुल करने के बाद, उंगली करने से पहले उंगली करने के बाद, ठीक है। और इस, अब बताइए जब ये था तो इसका एक काम करते हैं, इसको ही कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच करते हैं, क्योंकि इतने तो आप समझदार हो चुके हैं कि बिना कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच किए हुए सवाल थोड़ी नहीं हो पाएंगे। इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,0, और इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये तो 0 0 है, लेकिन ये जो होल काटा है इसका सेंटर, यदि ये होल केवल इतने हिस्से का, यदि ये होता, इमेजिन करो यदि ये जो डिस्क हटा के रख दी है, ये वाला इसको यहीं वापस फिट कर दो, तो इसका सेंटर मास इसके सेंटर पर होगा, यानी इसका सेंटर मास यहां होगा, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे r/2, 0, क्योंकि ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है। इतना समझ में आ गया? अब इसमें बेटा वही फॉर्मूला लगेगा जो मैंने कल बताया था, ठीक है, जो एनसीईआरटी में नहीं है। तो चलिए बेटा करूं मैं, बताइए। हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि जब किसी सिचुएशन में चुल हो जाए तो नया सेंटर ऑफ मास इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, +-m x अपॉन m +-m, y वाला फॉर्मूला भी ऐसे एडजस्ट कर लिया। तो बताइए कैपिटल M, अब दिक्कत क्या है? अच्छा, m का मतलब है इसका मास, चुल करने से पहले का मास, ये तो मतलब होता है, और m का मतलब क्या होता है? जिसको हटा रहे हो या जिसको ऐड कर रहे हो, फिलहाल तो हटा रहे। अब मुद्दा ये कि कल के सवाल में तो दे रखा था कि वो 4 किलो की बॉडी, और आइडिया भी हो गया वो 1-1 किलो के स्क्वायर, लेकिन आज कैसे करें? इसके बारे में मास तो कुछ कह नहीं रखा। तो यहां हम एक छोटा सा बुद्धि लगाएंगे। जैसे एक बात बताइए, इमेजिन करो ये यूनिफॉर्म स्क्वायर है, इमेजिन करो, है ना, इमेजिन करो यूनिफॉर्म स्क्वायर है। यदि ये 10 किलो का है, इमेजिन करो, मैं इसको आधा काट दूं तो आधे आधे का मास कितना हो जाएगा? सिंपल 5-5। फिर इसको आधा काट दूं, यूं काट दिया मान लो, तो 5-5 किलो का हो गया, ठीक है, ये लो आधा काट दिया मैंने, मान लेना। अच्छा, इसको भी आधा कर दूं तो क्या होगा? तो आपको ये फील है 2.5 किलो, इसका मतलब आपको ये फील है, ठीक है, कि जैसे जैसे एरिया कम होता चला जाएगा वैसे वैसे मास भी कम होता चला जाएगा। तो यहां आप एक खेल है, इसको चलो फॉर्मूले को बाद में लगाएंगे। देखो लेट, इसका जो मास है, लेट मास इक्वल टू कैपिटल M, ये मैंने लेट कर लिया है ना। अब मुद्दा ये कि इस बची हुई डिस्क का मास, छोड़ो सॉरी, इसका मास क्या होगा? मास ऑफ द होल जो निकाला है। तो देखिए इसका एरिया देखो, ये जो काट के निकालने जा रहा हूं, इसको काट के ये मतलब मैं इसको उठा के यहां रखूं तो ये फिट हो जाएगा,
ठीक है, इसको काट के यहां लगू तो ये फिट होने वाला है, तो मुझे इसका मास भी चाहिए जिसे हटाया है तुमने। तो देखिए इसकी रेडियस है r और इसकी रेडियस कितनी है r/2, तो इसका एरिया कितना हुआ पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, और जिसको आप काट रहे हो इसका एरिया होगा बोलो a डैश पाई r/2 का स्क्वायर, यानी सोचो ये इस डिस्क का एरिया है और ये जो इसमें से काटा है बाहर ये रखा हुआ है इसका एरिया इतना है। आप गौर से देखिए बहुत सिंपल दिख गया, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर बाई 4, 1/4 एरिया है। ए डैश माने इसका एरिया, ए माने इसका एरिया, तो ये जो ए डैश है वो a/4 है या नहीं बोलो, साफ दिख रहा है पाई आर स्क्वायर का 1/4। तो इससे तुमको क्या आइडिया आ गया, क्या आइडिया आ गया कि यदि इसका मास m है तो इसका क्या होगा मास 1/4 ही तो होगा भाई, 1/4 एरिया आपने उसमें से निकाल लिया, 1/4 एरिया का मास कंट्रीब्यूशन, तो इसीलिए इसका जो मास होगा वो होगा m/4, जिसे हम स्मॉल m बोलने जाएंगे, m/4 इसका जो मास है जो आपने ग्रर काट के अलग किया है, ठीक है। वरना बेटा एक और चीज सुन लो, केले वाला मेथड, बाई चांस ये तो 1/4 आ गया, कुछ उल्टा सीधा आ जाता तो फिर कैसे डिसाइड करते हैं, सिंपल, बचपन से केले वाला मेथड पढ़ रहे हो, 10 रुपए के इतने केले तो 4 रुपए के कितने केले, जब पाई आर स्क्वायर एरिया है तो मास m है, पाई आर स्क्वायर एरिया पे मास m फैला हुआ है, तो केवल एक यूनिट एरिया होगा तो मास m पाई आर स्क्वायर, 10 रुपए के इतने केले, 1 रुपए के इतने केले, इसलिए ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, इसका मास कितना होगा वही। तो बेटा केले वाले मेथड से तो हमेशा प्यार बनाए रखना। क्या आ रहा है m/4, ये मैंने इसलिए बताया कि बाई चांस ऊट पटांग एरिया आ जाता तो इसको फिर यूज कर सकते थे, ऊट पटांग एरिया। लेकिन जब बेटा हम जे भी जानते फुल टॉस बॉल मिल रही है तो तब भी छक्का ना मारे, फुल टॉस बॉल मिल रही है फिर भी 6 ना मारे हैं। चलिए अब आ जाइए यहां पे आते हैं, तो हाँ अब उस फॉर्मूले को यूज करते हैं, सिंस x डैश cm नया सेंटर ऑफ मास m x cm प्लस माइनस m x m, चलिए इसको यूज करें। बताइए m माने उंगली करने से पहले मास, तो ये उंगली करने से पहले ये था, इसका मास हमने कितना माना हुआ है m। बताइए उंगली करने से पहले x सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट 0। अब बताइए ये वाला प्लस, अब यहां माइनस आएगा प्लस आएगा, क्योंकि हम हटा रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, तो ये माइनस का कितना m/4, m/4 देखो ये निकाला हुआ है ना, जिसको हटा रहे हैं वो m/4, और जिसे हटा रहे हैं उसका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना है बताओ, जिसको हटा रहे हैं ये है ना, ये है। यदि इस डिस्क को यहां फिट कर दूं तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां था इतने हिस्से का, तो क्या लिखूं यहां पे जल्दी बोलो, यहां क्या आएगा x की जगह r/2, वेरी गुड, r/2 अपॉन m की जगह m, फिर आपको ये बता ही चुका हूं माइनस m/4। सॉल्व कर लीजिए बेटा, इसको कितना आएगा माइनस mr/8 और ये 3m/4, 8 या 24, 6 चौक 24, माइनस r/6 आ रहा है, देखना 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 देखना, माइनस r/6, एक बार कंफर्म करो, यही आ रहा है ठीक। तो बेटा ये आ गया x डैश cm, फिर वही एल्बर्ट ऋतुराज वासनी की सिमिलरली थ्योरम, जब आप y डैश cm निकालोगे वो शून्य आएगा, यानी देयरफॉर इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा इसका, ये जो कट पिट के आ रहा है, ठीक है, देयरफॉर रिवाइज्ड या क्या कहते हैं अपडेटेड सेंटर ऑफ मास, अब मुझे शब्द ध्यान नहीं आ रहा इसी को बोल देता हूं, अपडेटेड सेंटर ऑफ मास क्या आएगा बोलो माइनस r/6, 0 इज एट। अब बताइए माइनस r/6 का क्या मतलब है, यानी ओरिजिन से इधर, और ये तो हल्का सा आइडिया हो ही जाए आ रहा होगा ना, जब इधर से मास निकाल लिया है तो इधर ही शिफ्ट हो जाएगा, माइनस r/6, 0। अब आप आंसर लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, कि लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, टिक टिक 1 2 3 4, लैंग्वेज को मैनिपुलेट करना क्यों जरूरी है। एक बात बताइएगा, ये तो आपका आंसर आ गया, इमेजिन करो रामलाल ने ऐसे सवाल सोचा, श्यामलाल ऐसे सोच ले तो, ये री डिस्क है ना, ये री डिस्क, वो इसमें से ऐसे काट दे तो,
क्यों भाई? क्योंकि उसने तो यही बोला है ना, सिर्फ क्वेश्चन में कि सेंटर से r/2 दूरी पर एक होल काटना है बस। तो भैया अब इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा, क्या अब भी इसका -r/6 पे आएगा? नहीं, इसका इधर आएगा, इधर। तो पता है -r/6, 0 का क्या मतलब आ रहा है? इसका मतलब ये है इधर होल काटोगे तो जस्ट उसके अपोजिट r/2 दूरी पर। तुमने यदि होल इधर काटा है तो उसके अपोजिट सेंटर से r/, यदि आप होल इधर काट दोगे, होल इधर, तो है ना, ऐसे काट दोगे तो इसके होल के अपोजिट r/6 दूरी। देख लेना, ऐसे भी करोगे तो भी यहां r/6 आएगा। तो ये बता रहा है कि r/6 तो आएगा ओरिजिनल सेंटर से और होल के अपोजिट, ओरिजिनल सेंटर से r/6 और होल के अपोजिट। ये है कहानी इसकी। चलिए अब एक नया टॉपिक लेते हैं, ये तो हो गया। ओके, चलिए अब एक छोटा सा डेरिवेशन ले लेता हूं। मुद्दा ये कि वही जो उधार था वो फॉर्मूला आया कहां से, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में केवल फॉर्मूला आपको थोप दिया है कि बेटा ये फॉर्मूला है, इसे पढ़ लो। लेकिन ये कौन सा वाला? ये वाला फॉर्मूला जहां से शुरुआत करी थी कि सेंटर ऑफ मास का m1r1 प्लस m2r2 अपॉन, अब ये भी तो फॉर्मूला कहीं से आया होगा कि कहीं खुदाई में निकला था हैं? अच्छा, खुदाई से याद आया, 3 लोग थे, अमेरिका वाला, जापान वाला और इंडिया वाला। अमेरिका वाला कहता है जब हमारे यहाँ खुदाई हुई तो हमारे यहाँ लेटर्स मिले खुदाई में, तो इससे ये साबित हो रहा है कि हमारे यहाँ कम्युनिकेशन के लिए पहले से लेटर का प्रयोग होता था। जापान वाला बोला है दिस इज स्टूपिड, हमारे यहाँ जब खुदाई हुई थी तो हमारे यहाँ टेलीफोन के तार मिले। इससे साबित होता है कि हमारे यहाँ पुराने जमाने में भी टेलीफोन यूज हुआ करता था कम्युनिकेशन के लिए। हमारे में खुदाई हुई तो इंडिया वाले ने कहा हमारे यहाँ कुछ नहीं मिला। इससे साबित होता है हमारे यहाँ वायरलेस कम्युनिकेशन था ऑलरेडी। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन ऑलरेडी था। ठीक है, नो वन कैन बीट इंडियंस। ठीक, ऐसे ही हवाई जहाज से जा रहे थे, अमेरिका वाले ने हाथ बाहर निकाला, हाथ बाहर निकाल दी, ओ मेरा अमेरिका आ गया, अमेरिका आ गया। अबे तुझे कैसे पता कि तेरा अमेरिका आ गया? हाथ बाहर निकाल के देख, मेरा हाथ ठंडा हो गया पूरी तरीके से, देख ठंडा हो गया। ठंड, इतनी ठंड तो मेरे अमेरिका में पड़ती है। फिर अफ्रीकन ने हाथ बाहर निकाला, ओ मेरा अफ्रीका आ गया, अफ्रीका। मतलब तुझे कैसे आभास आया कि ये अफ्रीका आ गया? कि देख मेरा हाथ काला पड़ गया जरा सी देर में, कितनी देर जल गया, इतनी धूप पड़ती है। अब इंडिया वाले ने हाथ बाहर निकाला, अंदर किया, ओ मेरा इंडिया आ गया, इंडिया आ गया। तुझे कैसे पता? देख मेरे हाथ की घड़ी गायब हो गई, हाथ की घड़ी जो बाहर रखा दी थी वो गायब हो गई। चलो अब ये बकवास बात करूंगा, तो अब मुद्दे पर आता हूँ। ये फॉर्मूला क्या खुदाई में निकला या आकाशवाणी हुई थी? कि आकाशवाणी हुई थी। तो चलिए डेरिवेशन करते हैं। अच्छा, ये जो मैं डेरिवेशन अब कराऊंगा वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिनके स्कूल में कराएंगे, जिनके में नहीं कराएंगे जरूरत ही नहीं है। तो चलिए, हाँ, तो एमसीक्यू आएंगे उसमें डेरिवेशन तो वैसे भी नहीं आता है ना, एमसीक्यू आएंगे उसमें डेरिवेशन वैसे भी नहीं आता। लेकिन फिर भी बेटा चलिए, सिचुएशन ये है कि ये एक सिचुएशन है कि एक पार्टिकल ये रहा बेटा, ठीक है, इसकी कुछ पोजीशन वेक्टर होगी, माना ये रहा r1 पोजीशन वेक्टर, और इसका मास है मान लो m1। क्या मास है इसका? m1। और एक पार्टिकल यहां पर है, इसका भी कुछ पोजीशन वेक्टर होगा r2, इसका मास है m2। अब मुद्दा ये कि यदि एक ये रहा, एक ये रहा, केवल दो को लेके चल रहा हूं मैं, एक ये रहा, एक ये रहा, तो इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर कहां आएगा? यानी इन दोनों को निचोड़ कर मैं एक जगह रखना चाहता हूं। अच्छा, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन आपको पता है कि यदि मैं इन दोनों को निचोड़ के एक जगह रख भी दूं, मान लो यहां रख दूं, यहां रख दूं, तो पहले तो इसका मास कितना हुआ ये बताओ? इसका मास हुआ m1 प्लस m2। इस पॉइंट का मास m1 प्लस m2 हो गया। ठीक है, इसकी पोजीशन को हम, जैसे इसकी पोजीशन को हम r1 बोल रहे हैं, इसकी पोजीशन वेक्टर को r2 बोल रहे हैं। यदि ये सेंटर ऑफ मास है, बाकी ये पॉइंट यदि सेंटर ऑफ मास है तो हम इसको बोलेंगे RCM। लेकिन केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। गूगल कहता होगा कि केवल बोलने से काम होगा, यहां केवल बोलने से काम नहीं होगा, इसे सेंटर ऑफ मास की इज्जत तब मिलेगी जब इस फिगर से निकलने वाली फिजिक्स और इस फिगर से निकलने वाली फिजिक्स एक जैसी हो। क्योंकि सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन मैंने बताया था, केवल लोग आधी भी रोक देते हैं। इट इज अ पॉइंट वेयर एंटायर मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। लेकिन उसमें आधा पार्ट ये भी है सच दैट
इफ सच दैट, क्या था आगे, इफ एंटायर फोर्स ऑफ द सिस्टम, जो यहां अभी दिखाई नहीं है दिखाऊंगा, इफ एंटायर फोर्स ऑफ द सिस्टम इज एज्यूम्ड टू बी एक्टिंग एट दिस पॉइंट, देन द स्टेट ऑफ सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड और रिमेन्स एज इट इज। जैसे आप 4 रेजिस्टेंसों को हटा के 1 लगा देते हो, आंसर 1 ही आना चाहिए, तभी वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो अब देखिए, अब आज इसमें कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है, तो देखिए बेटा, M1 M2 पे लगा रहा होगा कुछ, M2 M1 पे लगा रहा होगा कुछ, ये भी सच है बेटा, कुछ तो फोर्स होगी। तो इस फोर्स का नाम दे दिया मैंने फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इस फोर्स का नाम दे दिया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये तो तय है ना, ये दोनों एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन से बराबर होंगी, इक्वल एंड अपोजिट। दूर से भी लग जाती है बेटा फोर्स, जरूरी नहीं बॉडी को टच, ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है दूर से लग जाती है, मैग्नेटिक फोर्स नहीं है दूर से लग जाती है। तो एक पार्टिकल ये था, एक पार्टिकल ये था, कोई बाहर से लगाए ना लगाए, ये आपस में तो फोर्स लगाएंगे ही लगाएंगे, कोई लगाए या नहीं लगाए, लेकिन यही तो लगाएंगे ही लगाएंगे। जैसे इमेजिन करो, मैंने ये टेबल है, ठीक है, इस पर एक पार्टिकल ये रख दिया, या चौक रख देता हूं, ये दो, ये वैसे हिलेगी ज्यादा, ये थोड़ी देर रुक जा प्लीज बहन, हाँ, ये 2 चौक, अरे नहीं मान रही नौटंकी, चलो हाँ कैप दे दे ला। आजकल बेटा ऋतुराज के बड़े जलवे है, शतक वतक मार रहा है, मैंने सुना है आईपीएल में। उसकी भी किस्मत चली गई, चल गई। मैं कहता हूँ अपनी किस्मत से कि तेरा खून कब खोलेगा तेरा, तो उस ऋतुराज की भी किस्मत चल गई। क्या बेटा? अच्छा अच्छा यार देख, चल हाँ, ये 2 पार्टिकल दिख रहे नहीं दिख रहे, इसको इधर रख देता हूं, है ना, ये चौक इधर, अब दिख रहे होंगे, दिख रही है ना ये। अब सुनिए, मान लो ये 2 पार्टिकल है, देखना बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट करूंगा। अब ये इस पर और ये इस पे फोर्स लगा रहे होंगे, नो डाउट दूर से, उस फोर्स का नाम मैंने ये रख दिया। लेकिन यदि मैं ऐसे ऐसे भी करने लग जाऊं, ये हो गई, मैंने इस पर भी चुल्ल कर दी और इस पे भी चुल्ल कर दी, तो ये जो मैंने हिलाया ये क्या हो गई, बाहरी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। यदि मैं बाहर से इस टेबल को हिला रहा हूं, मतलब टेबल पे कोई चीज पड़ी हुई है, 2 ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं टेबल पर, तो आपस में फोर्स लगा रहे होंगे, फिर तुम टेबल पे भी लात मार दो, तो इसका मतलब इस कैप पर, चौक तो नीचे गिर गई, फील कर लेना है, अब इस पेन पर मेरे भी तो एफर्ट का असर आ रहा है ना। तो चलिए उस सिचुएशन को करते हैं कि मान लो मैंने इस टेबल को या इनको हिला दिया, तो मान लो या यूं कहिए, इस पर अलग से फोर्स लगा दी, इसका नाम रख दिया F1। F1 का मतलब एक्सटर्नल फोर्स ऑन M1, और इस पर ऐसे लगा दी, कैसे भी लगा सकता हूं, ये एरो, इसकी टेंशन, ये अलग से लगाई है। अच्छा, आपस में जो फोर्स लगी होंगी वो तो ऐसे ही लगेंगी, इसमें मेरे पास कोई चॉइस नहीं है कि मैं इनको अलग दिखा दूं, इसको ऐसे दिखा दूं, इसको नो, ये एक दूसरे की ओर होंगी, नो, ठीक है। और बस ये वाली फोर्स F1। अब आप ये समझिए F1 क्या है, जो किसी तीसरे ने लगा दी, F2 क्या है, जो किसी तीसरे ने लगा दी इस पे। समझ गए ना टेबल वाले एग्जांपल से? किसी और डायरेक्शन में, हाँ, ये किसी भी डायरेक्शन में आप पेल सकते हो, ये किसी भी डायरेक्शन में पेल सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अब आ जाइए, ये तो ये सिचुएशन हो गई। अब मुझे बताइए, यदि मैं इस फिगर में, अच्छा एक थोड़ा रिवीजन लेके चलते हैं, रिवीजन, थोड़ा सा रिवीजन नोट, एक रिवीजन नोट। देखो, F बराबर होता है ma, फोर्स कहता है मेरे पास माँ है, माँ ma। आपको ध्यान है a को dv अपॉन dt लिख सकता हूं, a को dv अपॉन dt। यहां एक चीज आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं, आपको यदि ध्यान हो तो d अपॉन dt, ये तो किसी को दिक्कत आई नहीं होगी, इसमें तो कुछ है ही नहीं, m की जगह m, d अपॉन dt की जगह d अपॉन dt। अब क्या लिखना रह गया है, बताओ क्या लिखना रह गया है? बस यदि मैं ऊपर ये v लिखना रह गया है ना, v, आपको ध्यान हो v को भी ऐसे लिख सकते हो आप, सॉरी वेक्टर रह गए, हाँ जल्दी बोलो, v को ऐसे लिख सकते हो या नहीं, वेलोसिटी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो f बराबर है में m dv अपॉन dt, dt बस v लिखना रह गया, v को ये लिख दूं d। पहले ये बताइए ये समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, पता है इसको जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, देखो r की, देखो r का पहले ये करेगा डिफरेंशिएशन, फिर जो डिफरेंशिएशन रिजल्ट आएगा साला फिर ये डिफरेंशिएशन करेगा,
जैसे आप ये पढ़ते हो कि नहीं, ये ऐसे हो सकता है कि नहीं, ये बताओ। पहले इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, फिर एक और बार निकलेगा। तो पहले आर का डिफरेंशिएशन होगा, एक और पढ़ा आर टू आर, मैं भी देखूंगा, तो इसकी 2 बार पिटाई होने वाली है आर की। तो इसको फिर हम ऐसे लिख देते हैं, ये मैथ का अपना सिंबल है, ये मैथ का अपना सिंबल है। ध्यान रखना, डी 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 स्क्वायर और ये डी टी डी टी अपने आप में पूरा है, तो यहां डी पर स्क्वायर नहीं लिखते, डी टी अपने आप में। हो सकता है आपके दिमाग में ये चल जाए, सर डी टी इंटू डी टी, इसको ये कर दो डी स्क्वायर टी स्क्वायर ना। ये तो वही बात हुई, साइन थीटा इंटू साइन थीटा करते हैं तो क्या लिखते हैं वो लोग, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर नहीं लिखते ना, है ना, क्योंकि साइन थीटा अपने आप में एक कंप्लीट फंक्शन है, इसको ऐसे ही लिखना पड़ता है, यहां पे स्क्वायर नहीं लिखते। और यदि थीटा अलग अलग हो तो आप थीटा स्क्वायर लिखने के लिए फ्री हो, यदि थीटा अलग अलग हो तो थीटा स्क्वायर लिखोगे, लेकिन साइन थीटा होता है तो फिर थीटा पे स्क्वायर नहीं चिपकाते, तो ये गलती मत करना। डी डी इसको थीटा थीटा मान लो, ऐसे मान लो तो ये स्क्वायर हो जाता है, लेकिन डी टी पूरे पे स्क्वायर जाएगा ऐसे। तो ये हमारे पास फोर्स का एक और रूप, फोर्स का एक और रूप है ये, ठीक है। और एक लास्ट और, एम 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 माने कांस्टेंट, आर पर वेक्टर साइन है ना ये, हाँ वेक्टर साइन है, ये वेक्टर है बेटा ये। और एम जो कांस्टेंट होता है उसे अंदर बाहर कैसे भी यूज कर सकते हो, तो डबल डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं बेटा, इसको डबल डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। एम अंदर ले गया आर, प्लीज इसको समझिए आप, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि मैं ना इसको यूज करने वाला हूं। हाँ अंदर बाहर कैसे भी ले सकते हो, बाहर भी ले सकते हो, अंदर भी ले सकते हो। अभी मैं एक डेरिवेशन करूंगा ना, उसमें ये यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैं, अच्छा अंदर ले जाने में कोई गलत थोड़ी नहीं हो गया, ठीक है। आज से पहले मैंने परिस्थितियों को आसान करने के लिए कॉन्स्टेंटों को बाहर निकाला है, ठीक है, मान लिया मैंने कॉन्स्टेंटों को बाहर निकाला है, लेकिन मुझे एक डेरिवेशन एक पर्पस सॉल्व कर रहे हैं, जिसलिए मैं अभी अंदर ले गया हूं। अभी कहो तू अंदर रहे, बाद में देखेंगे तुझे। हाँ बेटा, अरे एम अंदर चला गया ना, तो डी स्क्वायर ये ना, कहाँ है डेल्टा, गिरिए यदि डी अलग अलग, मैंने कहा थीटा अलग अलग है तो थीटा का स्क्वायर करोगे, ऐसी डी अलग अलग होगा तो डी स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। लेकिन जब dt हो गया तब उसे dt का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। चलिए तो अब आ जाइए, मैं केवल इसकी पंच लाइन लिख देता हूं, ठीक है। देखिए, सिंस वी नो, हालांकि वो आज ही जाना है आपने, है नहीं, सिंस वी नो, न्यूटन का सेकंड लॉ ऐसे भी लिखा जा सकता है, डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, किसका, एम आर। अभी ठीक है ये। अब बताइए ये क्या चीज होती है, बताओ। जब हम एफ बराबर एम ए लगाते हैं तो ये एफ क्या होती है, चलो एफ बराबर एम ए सही है, एफ बराबर डीपी अपॉन डी टी सही, तो एफ होती है नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम यूजिंग वन। समझिएगा, यहां थोड़ी सी आपको होशियारी चाहिए और आपको फ्री बॉडी डायग्राम की तरह सोचना है। यूजिंग वन फॉर m1 ओनली, दैट इज, मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि मैं इस इक्वेशन 1 का इस्तेमाल सिर्फ m1 के लिए इस्तेमाल करूंगा। m1 यानी मेरे लिए सिस्टम कौन है, अब सिर्फ m1। अब m1 का फ्री बॉडी डायग्राम ही बनना है वो, यानी आपको m1 देखना है, बाकी दुनिया से तलाक ले लो अब आप। वेरी गुड भूमिका, अरे भूमिका तो होशियारी होगी बाकी। तो यदि मैं ये इक्वेशन इसमें लगाऊंगा तो f की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, और सोचिए बेटा। शिवेश वेरी गुड, बेटा याद करो, यदि मैं सिर्फ m1 के लिए आपसे कह रहा हूं, सोचिए m1, तो फिर ये इंटरनल फोर्स नहीं है, याद आया नहीं आया। यदि मैं सिर्फ m1 को कह रहा हूं कि नहीं m1 सोचो, सिर्फ m1, यहां लिख तो दिया सिर्फ m1 ओनली, तो m1 के लिए तो ये भी एक्सटर्नल फोर्स है और ये भी एक्सटर्नल फोर्स है। यदि मैं आपसे कहता हूं सिर्फ m1 को, तो फिर इस फॉर्मूले का प्रयोग करते समय मुझे ये सावधानी बरतनी पड़ेगी कि इस f का मतलब होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम। तो यदि सिस्टम आपका सिर्फ m1 है तो उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स एक f1 लग रही है और एक f1 लग रही है। ये 2 ने लगाई, ये किसी बाहरी व्यक्ति ने लगा दी, इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर। जैसा मास
m1 और जैसा पोजीशन वेक्टर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने ये वाली इक्वेशन इसको डेडिकेट की है, ये वाली इक्वेशन। तो F की जगह जो उस पे फोर्स लग रही होगी, ठीक। अच्छा, थैंक यू बेटा। ये वाली फोर्स, ये वाली फोर्स क्या कहते हैं? हाँ, मैं क्या कह रहा था, मेरी तारीफ आ गई तो मैं तब भी भूल जाता हूँ, ठीक है। ये वाली जो फोर्स है, इसका मतलब होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स, जो कि इस पर दो लग रही है, डी स्क्वायर dt स्क्वायर। एम की जगह जो उसका मास है और आर की जगह जो उसका पोजीशन है। और बेटा बिलीव मी, आपने फ्री बॉडी डायग्राम में सवाल नहीं करे थे, एफ बराबर एम ए लगाते थे, तो आप ए को देख के टी माइनस एन जी माइनस टी ये सब करते थे। वही चीज तो कर रहा हूं। फिर एम जिसका मास है उसका लेते थे, ए जिसका एक्सेलरेशन है उसका लेते थे, खत्म। अब सेम यूजिंग वन फॉर m2 ओनली। अब बेटा इतने तो कंजड़े भी स्मार्ट होते हैं, फिर तो सिमिलरली थ्योरम आ रही है। अब m2 को देखिए, अब तो नहीं करोगे गलती ना, है ना, कि अब वही गलती। एक बार मैं घर से बाहर निकला, मेरे केले के छिलके में पैर पड़ गया, बचपन की बताता हूँ, ठीक है, और मैं फिसल गया। कोई भी फिसल सकता है, उसमें हादसा था। अगले दिन घर से बाहर निकला तो 2 छिलके पड़े हुए थे। ओ शिट, आज मुझे 2 बार फिसलना पड़ेगा। ये भगवान, ये क्या किया, तू कैसे करता है मेरे साथ ऐसे नाइंसाफी, आज मुझे 2 बार फिसलना पड़ेगा है। तो ये थोड़ी नहीं। तो अब बताइए इस पर कौन कौन सी फोर्स लग रही है? एक F2 ये वाली, और एक F21। मैं इस फॉर्मूले को लगा रहा हूं, डी स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर। कितना मास है? m2 और उसकी पोजीशन r2। इन दोनों को जोड़ दीजिए, एडिंग। इन दो इक्वेशनों को जोड़ देता हूं, तो बताओ LHS में 4 टर्म हो जाएंगे, F1 F2, मैंने इनको पास पास लिख दिया, प्लस F12 प्लस F21, 2 ये रहे, ठीक है, इक्वल टू RHS में डी स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर m1 r1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर m2 r2। मुझे नहीं लगता यहां पे किसी को कोई तकलीफ हुई होगी। कोई तकलीफ बता दो, कोई तकलीफ जबरदस्ती है? ठीक ठीक। अब कौन बताएगा इस दोनों की मिला के वैल्यू कितनी आएगी? दोनों ऐड हो रहे हैं क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है, ठीक है। हमें ये पता है कि F12, देखिए बेटा यहां लिख देता हूं, ये जो F12 मैंने लिखा है तो F21 का इक्वल एंड अपोजिट ना। सोचो, ये दोनों की तो हम गारंटी ले ही सकते हैं ना। ये इन एरो की गारंटी नहीं ले रहे हम, ये पता नहीं क्या, लेकिन इनकी गारंटी ले रहे हैं कि ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, क्योंकि एक दूसरे पे लग रही है। तो F12 इज इक्वल एंड अपोजिट टू F21, तो इसको इधर ले आइए। तो यहां पे RHS क्या बचा? नल वेक्टर। तो यानी ये दोनों मिला के नेट कंट्रीब्यूशन कितना कर रहे हैं? 0। तो LHS में केवल बचता है F1 प्लस F2, और RHS में मैं एक हरकत कर रहा हूं, वो भी आपको समझ में आ जाएगी। हाँ, M1 R1 प्लस M2 R2, क्योंकि डिफरेंशिएशन कम्यूटेटिव होता है। ये मैंने ये 2 बार जो ऑपरेटर खर्च हो रहा है उन्हें एक बार लिख दिया। आप जब इसको अप्लाई करोगे दोबारा से, तो इस पे भी जाएगा और इस पे भी जाएगा। तो RHS में भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कोई तकलीफ? हाँ सर, तकलीफ, मुझे खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती है ना, काम करता हूं तो थक जाता हूं, सोने के बाद नींद नहीं आती है ना, जब मैं चलता हूं तो मेरे पैर आगे पीछे होते हैं। तो बेटा इसका एक इलाज है, रात को 2 घंटे धूप में बैठ जाना, ठीक है ना, रात को 2 घंटे धूप में बैठ जाना, ठीक है, सब ठीक हो जाओगे। और 2 गोली भी लिख दूंगा, एक गोली सोने के बाद लेनी है और एक उठने से पहले ले लेना। चलो मुद्दे पर आते हैं। अब ये क्या चीज है F1 प्लस F2? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सिस्टम पर लगने वाली नेट एक्सटर्नल फोर्स LHS। देखो बस ये सही है कि नहीं? यदि आप इनको मिला के टुगेदर एक सिस्टम मानते हो, तो F1 F2 इंटरनल फोर्स हो गई थी, जिससे उनका कंट्रीब्यूशन 0 हो गया था। अब सिर्फ ये बची थी, और ये कौन थी? बाहरी ताकत, जिन्होंने इस सिस्टम में हलचल मचाई। तो मैंने इन दोनों को मिला के, बेटा पढ़ा रहा हूं ना मैं, F एक्सटर्नल, ठीक है, डी स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड का जो फिगर है, इसको इक्वेशन नंबर 2। लेफ्ट हैंड वाले फिगर को देख के हमने अपनी ये फिजिक्स यूज करी, जो हम फिजिक्स जानते थे वो अप्लाई कर दी लेफ्ट हैंड के फिगर को देख के।
अब मुझे बताइए, जैसे आपने इस पॉइंट को देख के ये इक्वेशन लगाई, ये वाली इक्वेशन यूज करी ना, ये इक्वेशन आपने इसको डेडिकेट करी, ये वाली इक्वेशन इसको भी डेडिकेट करी, तो मेरे कहने पर ये वाली इक्वेशन आप इसको डेडिकेट कर दो। नाउ अब नई घोड़ी नई चाल, जैसे इसके लिए डेडिकेट करी, इसके लिए डेडिकेट करी, लेकिन हाँ अभी एक मिनट और, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या है? सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन एक बार और बोल रहा हूं, इट इज अ पॉइंट where entire mass of the system is supposed to be concentrated, and if the entire external force is assumed to be acting at this point, यानी जो सिस्टम पर बाहरी फोर्स लग रही है वो यदि मैं इन सब का इसका जो वेक्टर सम आ रहा है, यानी ये जो आ रहा है वो यहां पे लगा दूं, मान लो ये रिजल्टेंट इस दिशा में आ रहा है, मैंने क्या कर दिया, जितनी भी एक्सटर्नल फोर्स थी सिस्टम पर वो सेंटर ऑफ मास पे लगा दी। ये शर्त थी ना कि सिस्टम की सारी फोर्स सेंटर ऑफ मास पे दे दो, अपना दर्द मुझे दे दो, ये सेंटर ऑफ मास कहता है तुम अपना दर्द मुझे दे दो, मैं देख लूंगा। तो हमने सिस्टम का जो दर्द था वो इसको दे दिया, लेट को रख ली। तो अब आप बताइए, जैसे इसको देख के ये इक्वेशन लगाई, इसको देख के ये लगाई, तो प्लीज इसको देख के ये इक्वेशन, नाउ यूजिंग 1 फॉर फिगर 2, ये फिगर 2 था, तो बताइए एलएचएस क्या आएगी बोलो। अब आप देखो इस सिस्टम पर एलएचएस आएगी, एलएचएस है नेट फोर्स, वो आएगी एफ एक्सटर्नल इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू, बेटा ये हाँ थोड़ा सा बेटा कंजड़ों को बोरिंग तो लग रहा होगा डेरिवेशन में, एक बार और करा दूंगा अभी इसको रिवाइज। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये वाली इक्वेशन जैसे आपने इसको डेडिकेट करी, ये वाली इक्वेशन इसको डेडिकेट करी, ये वाली इक्वेशन इसको डेडिकेट करो। अब इस पर लग रहा है फोर्स ये वाली डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर ब्रैकेट, कितना मास है इसका बोलो, इसका मास m1 प्लस m2 है, ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है आरसीएम। दिस इज इक्वेशन 3। अब आराम से तसल्ली से सोचिए, ये भी एलएचएस वही है, ये भी एलएचएस वही है। सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन ये कहती है कि जो सवाल इस फिगर से होंगे वही सवाल इस फिगर से भी कर सकते हो। अपना सारा दर्द मुझे दे दो, मैं भी वही सॉल्यूशन दूंगा, तो ये तो सेम होना ही था। अब आरएचएस भी, जब एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर ही होनी चाहिए। तो गौर से देखो, ये बराबर, ये इक्वल बराबर, डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर बराबर, इसका मतलब ये जो ब्रैकेट में इधर है और ये जो ब्रैकेट में इधर है ये भी तो बराबर होंगे। फिर बोलो ये और ये, जब उससे पहले सब कुछ बराबर चल रहा है, ये बराबर, ये इक्वल डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर, तो ये जो ब्रैकेट है दोनों के, तो कंपेयरिंग 2 and 3, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 3, वी गेट, क्या मिला हमें, m1 प्लस m2 RCM इक्वल टू m1 R1 प्लस m2 R2। बोलो भाई, इसका मतलब फिर ये और ये बराबर हुए। अगले स्टेप में आपका प्रूफ आ गया है, इसको उधर ले जाओ, आ गया नहीं आ गया? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, कोई आकाशवाणी नहीं हुई, बकायदा एक सिचुएशन बनाई गई कि यदि हम एक सेंटर, इस पूरे फिगर को निचोड़ के एक जगह रख दें और सारा दर्द इसको दे दें, सारा दर्द इसको दे दें, सारी फोर्स इसको दे दें, है नहीं, तो ये दोनों रिजल्ट एक जैसे आने चाहिए, है ना। ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया इसमें। तो पहले हमने इसके लिए ये वाली इक्वेशन लगाई, हमने इसके लिए ये वाली इक्वेशन लगाई, दोनों को जोड़ दिया, पूरे सिस्टम का सीन निकाल के। तो अब क्या बताऊं, एक बार पढ़ लेना, दिक्कत हो तो फिर पूछ लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ये है बेटा हमारा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकालने का फॉर्मूले का प्रूफ। जिसके स्कूल में कराएं वो करके जाइएगा, नहीं कराएं तो चूल्हे में जाने दीजिएगा। एमसीक्यू में नहीं आएगा बेटा ये, इसमें एमसीक्यू लायक कुछ बनता नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट है नहीं इसमें एमसीक्यू लायक, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, फटाफट देखिए, छोटे छोटे नोट देखिए। ये तो हम समझ गए कि यदि मैं आरसीएम
का फॉर्मूला दो पार्टिकल के लिए निकाला तो m1r1 m2r2 अपॉन m1 प्लस m2, यही तो है ना। अब मेरी हेडिंग है अगली, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास भी मूव कर सकता है बेटा, सेंटर ऑफ मास एक्सिलरेट भी कर सकता है, सेंटर ऑफ मास का भी मोमेंटम होता है। सेंटर ऑफ मास, अच्छा मैं आपको एक डेमो देता हूं। जैसे एक वो है, बर्फ की सिल्ली है, यूनिफॉर्म है ना, अभी तो स्टार्टिंग में बताना सेंटर ऑफ मास यहां होगा। मान लो ये पूरी दूरी 50 सेंटीमीटर की सिल्ली है, तो सेंटर ऑफ मास ये जमीन है, तो बर्फ की सिल्ली का सेंटर ऑफ मास कितनी ऊंचाई पर होगा बोलो? 25 सेंटीमीटर की हाइट पर सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। लेकिन जब तुम 2 घंटे बाद आओगे तो बर्फ की सिल्ली की हाइट क्या 50 ही रहेगी? सोचो, थोड़ी मेल्ट हो चुकी होगी। मान लो वो मेल्ट हो गई इतनी, हाँ अभी 0 भी होगी, वो तो फाइनल स्टेज पर जाएगी। मान लो ये टोटल हाइट 50 सेंटीमीटर थी, अब टोटल हाइट 40 सेंटीमीटर रहेगी। तो अब आप बताइए टोटल हाइट और यूनिफॉर्म तरीके से पिघल रही है मान लो, तो अब सेंटर ऑफ मास यही होगा 25 सेंटीमीटर पर ही? नहीं होगा, अब आएगा वो 20 पर। अब ये रहा सेंटर ऑफ मास, अब 20 सेंटीमीटर पर। तो अब आप बताइए, पहले सेंटर ऑफ मास 25 सेंटीमीटर पर था हाइट पर, फिर ये 20 सेंटीमीटर पर आ गया। पहले सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर था, तो सेंटर ऑफ मास यहां से खिसक के नीचे आ गया, नहीं आ गया? इससे साबित हो रहा है सेंटर ऑफ मास खिसक रहा है, धीमे धीमे सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है। सेंटर ऑफ मास भी मोशन में आ सकता है। यदि कब आया लेकिन सेंटर ऑफ मास मोशन में? जब उसके पार्टिकल मोशन में आ गए। ये बर्फ नहीं पिघलती, नहीं पिघल, सेंटर ऑफ मास भी नहीं मूव करता। अच्छा मेरी ये 2 उंगली है, सेंटर ऑफ मास कहां आएगा बोलो? मान लो दोनों आइडेंटिकल है, ये 2 उंगली है, सेंटर ऑफ मास दोनों का वजन बराबर है, सेंटर ऑफ मास इसके बीचों बीच आएगा। अब फील करना, ठीक है, यदि मैं केवल इस उंगली को हिलाऊं तो क्या सेंटर ऑफ मास वही है या वो भी मूव कर रहा है? सेंटर ऑफ मास अब यहां आ गया बीच में। या दोबारा देखो, दोनों उंगली एक जैसी वेलोसिटी से मूव कर रहा हूं, क्या लगता है सेंटर ऑफ मास वहीं रह गया या वो भी खिसक गया? बताओ। ये दोनों उंगली है, ये दोनों उंगली है, दोनों आइडेंटिकल है, मास बराबर है, सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे आया, दोनों उंगलियां खिसकाने लग जाऊं मैं, सेंटर ऑफ मास इनके संग चलने लगेगा। उसकी तो आदत है, मैं तो बीच में रहूंगा तुम्हारे, ठीक है। एक उंगली को हिलाऊं तो भी हिलने लगेगा, लेकिन उस समय उसकी वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी, हो तो जाएगी। लेकिन एक और चीज बताना, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या सेंटर ऑफ मास मूव करेगा? अब जो मैं एग्जांपल क्रिएट करने वाला हूं, दोनों उंगली बराबर मास बराबर वेलोसिटी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। अब नहीं हो रहा, अब तो नहीं हुआ, अब तो सेंटर ऑफ मास वही है। हाँ यदि कोई तेज चल रहा है, कोई धीमे चल रहा है तो चेंज हो जाएगा। तो आइए उस वेलोसिटी को कैसे निकालें? किसकी वेलोसिटी निकालनी है हमें? सेंटर ऑफ मास की। लेकिन उसके लिए जैसे तुम्हें इसके पोजीशन वेक्टर निकालने हैं तो आपको इनकी पोजीशन पता होनी चाहिए, इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो इनकी वेलोसिटी पता होनी चाहिए। तो चलिए मैं क्या करने जा रहा हूं, इक्वेशन 1 को गौर से देखिएगा। इक्वेशन 1 से फ्रॉम 1 बताना m1 प्लस m2 RCM इक्वल टू m1 R1 प्लस m2 R2। मैं बस इस डिनोमिनेटर को वहां ले गया, ओके। अच्छा एक चीज और, आप मुझे अलाउ करो, m1 प्लस m2 को सिस्टम का मास लिख दो। मतलब मैंने m1 प्लस m2 को एक बड़ा m लिख दिया, बस सिस्टम का मास है, वो पूरे सिस्टम का मास है। ये अलग पार्टिकल का मास, ये अलग पार्टिकल का, ये सिस्टम का मास। अब दोनों इक्वेशनों को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ठीक है, दोनों इक्वेशनों को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों को डिफरेंशिएट करूंगा तो बताइए d अपॉन डी टी MRCM इसका करना है, d अपॉन डी टी M1 R1 प्लस M2 R2 ये करना पड़ेगा। अब इसमें m बाहर निकाल लो, m रूल कि कांस्टेंट थोड़ी नहीं डिफरेंशिएट होते, ठीक है, इक्वल टू ये डिफरेंशिएशन पहले इस पे जाएगा फिर इस पे जाएगा, है ना। एक स्टेप में डायरेक्ट कर देता हूं, m1
dr1/dt। जब ये डिफरेंशिएशन इस पे पहुंचा होगा तो m1 को बाहर कर दीजिए, केवल r को करिए। फिर जब ये डिफरेंशिएशन इस पे पहुंचेगा m2 को बाहर कर दीजिए। देखना बेटा, ये पल्ले पड़ा, मैं रुक सकता हूं यहाँ पे? आप कहोगे तो रुक जाऊंगा, बता दूंगा कोई भी टर्म। यदि ऐसा लग रहा है बाउंस गया, वैसे मुझे लगता तो नहीं है कोई बाउंस जाना चाहिए। आगे बढ़ सकता हूं मैं? समझ में आ गया? अब बताइए, dr/dt वेलोसिटी होती है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेलोसिटी होती है। तो बता ना, m की जगह m1, इसको v1 लिखना पड़ेगा ना मुझे। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, यदि कहां गए, फिगर तो मिट गया, चलो कोई नहीं। यदि पहला पार्टिकल हिलने लग जाए, पहला पार्टिकल अपनी पोजीशन से हिलने लग जाए, तो वो जिस रफ्तार से चल रहा होगा ये उसकी वेलोसिटी। m2 की जगह m2, इसको क्या लिख दूं, v2। तो जैसे dr1/dt v1 है, dr2/dt v2 है, ये m, सोचो इसे, ये क्या चीज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको मैं लिखने जा रहा हूं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। जैसे ये वेलोसिटी, तो वैसे ये भी वेलोसिटी हुई। तो बताइए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी निकल के आ गई? पहली हेडिंग, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी m1 r1 सॉरी m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो बड़ा एक अच्छी चीज हुई, फॉर्मूले के सुर नहीं चेंज हुए, लिरिक्स थोड़े से चेंज हो गए हैं, है ना, सुर वही रहे हैं कि नहीं लिरिक्स। तो ये भी बड़ा मदद करता है। कभी कभी गाना नहीं आता तो वो आजकल चल रहा है ना, मनहारी सुकुमारी, अब गाना है लेकिन शब्द समझ में नहीं आ रहे। पहले मैं बताता हूँ, एक गाना चला था बहुत पहले जब मैं छोटा था, क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो, दिल के टुकड़े हो गए हजारों। अब उसके आगे की लाइन मुझे, हालांकि अब तो बड़ा हो गया, पता है, जान भी मेरी जाएगी मेरी आंख ना मारो। अब मुझे शुरुआत की लाइन तो याद थी, क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो, दिल के टुकड़े हो गए हजारों, आंख ना मारो। तो बीच में हम ऐसे कर देते थे, लेकिन थैंक गॉड सुर वही है, लिरिक्स चेंज हुए हैं। तो जब पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला है तो ये पोजीशन है, और जब वेलोसिटी का फॉर्मूला है तो ये वेलोसिटी आ गई। ठीक है? और आप यदि घर पे तसल्ली से इस पॉइंट को रिवाइज कराओगे तो आपको लगेगा कि आज की क्लास में मैंने कुछ खास पढ़ाया ही नहीं है, कुछ भी खास नहीं पढ़ाया है। नहीं, पूरा तो कर दूं फॉर्मेलिटी। हाँ, अब आ जाइए एक और चीज, क्या मेरी सिमिलरिटी थ्योरम से समझ पाओगे कि नहीं? जैसे मैंने आर को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी जनरेट कर ली, यदि बताइए, यदि मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या होगा? तो वो एक्सीलरेशन बन जाएगा, है ना। तो फिर तो सिमिलरली, वेरी गुड, सिमिलरली, ठीक है, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 a1 m2 a2। और जिसको किसी को डाउट हो कि ये तो सब थोप रहे हैं, अब इसको अभी के अभी डिफरेंशिएट करके सोच लीजिए, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको, तो m1 तो बाहर आ जाएगा, v1 का डिफरेंशिएशन, एक्सीलरेशन a1 a2। तो इससे आप सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन निकालोगे। अच्छा, हमारा जो बैड लक है, एनसीईआरटी में इस पर सवाल नहीं दे रखे, एक सिंगल सवाल नहीं है। लेकिन अभी नहीं कराऊंगा, मैं भी नहीं कराऊंगा, हृदय फुल्का बस कराऊंगा, जब वक्त मिलेगा तो मैं करा दूंगा। अभी मैंने कहा ना एनसीईआरटी को टारगेट करके चलता हूं मैं, अभी ऊपर से सिलेबस का प्रेशर दे दिया है आपने, ये हो गया। अब आ जाइए इसी में एक और चीज। अच्छा, एक और चीज, यदि दो से ज्यादा पार्टिकल हो तो डॉट 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 डॉट, यहां पर भी सिमिलरली थ्योरम चिपकाने में पीछे मत हटना, डॉट 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 डॉट। वैसे भी हम दो लिखने के बाद ईटीसी लिख देते हैं, डॉट 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 डॉट। अब आइए एक और चीज, यहां से इस इक्वेशन को दोबारा उठाते हैं, इस इक्वेशन को दोबारा उठाते हैं, ठीक है, नाम दे देता हूं 2 ये सिंस फ्रॉम 2, दोबारा लिख देता हूं MVCM, क्योंकि मैंने इसमें जो देखा वो अब आपको भी दिखाऊंगा, M1 V1 M2 V2। और बेटा यदि सिस्टम में n पार्टिकल हुए तो M3 V3 प्लस MnVn हो जाएगा। अब मेरे नजर से देखो, M1 V1 M1 V1 MV, पुत्र ये तो मोमेंटम होता है, MV, ओ हाँ यार, तो ये मोमेंटम है, लेकिन किसका? फर्स्ट पार्टिकल का, पहले पार्टिकल का मोमेंटम है ये।
ये पहले तो ये प्लस, ये दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम है, ये तीसरे का, ये फलाने का, ढिकाने का, ये एन वाले का मोमेंटम है ना। और ये क्या चीज बोल सकते हैं फिर हम इसे, ये पूरे सिस्टम का मास जो सेंटर ऑफ मास पे लोकेटेड हो गया है, पूरे सिस्टम को निचोड़ के, है ना, आपने सेंटर ऑफ मास पे रख दिया, तो यानी एक तरीके से सेंटर ऑफ मास पे जो मास है और ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, तो इसे लिख सकते हो आप मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, लिख सकते हो कि नहीं एलएचएस को, समझ गए, इसको सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम लिख सकते हो। अब याद करो बुलेट और गन वाले सवाल से शुरुआत की थी हमने उस चीज की, क्योंकि मोमेंटम तो हमने पढ़ लिया था कि मोमेंटम एमवी होता है, लेकिन हमने बुलेट और गन वाले सवाल से शुरुआत करी थी कि यदि सिस्टम में दो पार्टिकल हो, क्योंकि वहां गन हो गई और बुलेट हो गई, और फिर कोलिजन में इस्तेमाल किया था, यदि सिस्टम में दो पार्टिकल हो तो सिस्टम का मोमेंटम कैसे निकलता है बोलो, यदि आपको पूरे सिस्टम का मोमेंटम निकालना है तो सिस्टम में जितने भी पार्टिकल हैं उनका मोमेंटम निकालिए, उनका वेक्टर सम करिए, तो आरएचएस वही तो हो रही है। ये किसका मोमेंटम है, पहले पार्टिकल का, ये किसका है, दूसरे पार्टिकल का, तीसरे, चौथे और ये क्या हो रहा है, वेक्टर सम। तो इसका मतलब ये आरएचएस को गौर से देखो, ये तो इसका मतलब सिस्टम का ही मोमेंटम हो गया, बोलो ये सिस्टम का ही तो मोमेंटम हो गया फिर, तो पता है एक अच्छी चीज, और ये एलएचएस को एज इट इज, तो पता है ये इक्वेशन हमें क्या मजा दे गई देखने वाले की नजर से, कि यदि तुम्हें सिस्टम का मोमेंटम निकालना है तो ये दर्द इसको दे दो, आप सेंटर ऑफ मास का ही निकाल लो, काम बन जाएगा। केवल हवाई फायर नहीं है, मैथमेटिक्स के साथ बात कर रहे हैं, सिस्टम का मोमेंटम निकालने में बेटा बहुत तकलीफ हो जाती है। अभी तो आपने सिर्फ गन, बुलेट और कोलिजन के पढ़ लिए हैं आपने, तो दो पार्टिकल थे तो इतना चलो प्रेशर नहीं आया, लेकिन जब सिस्टम में 8-8 पार्टिकल होंगे, 10-10 पार्टिकल होंगे, उनका सम नहीं वेक्टर सम जब करना पड़ेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है सिस्टम का मोमेंटम निकालना। लेकिन सेंटर ऑफ मास क्या टशन दिखा रहा है, ए हटा सावन की घटा बत्ती हो जा, तुम्हारा मोमेंटम तुम्हें मुश्किल लग रहा है तो तुम मेरा ही निकाल लो, बात तो वही है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको रिलीफ दे रहा है कि इसका मोमेंटम निकालने में यदि आपको तकलीफ हो रही है सिस्टम का, तो मेरा निकाल लो, आना तो बराबर ही है। तो ये चीज समझ लीजिए कि कभी तुम्हें सिस्टम का निकालना हो तो सेंटर मास का निकाल लेना, कहानी खत्म। एक और टॉपिक पढ़ा के आज की क्लास खत्म करता हूं, ठीक है, फिर इस पे अपनी मर्जी से एक सवाल दे दूंगा, 1-2 सवाल इस पे, एनसीईआरटी में तो नहीं है। चलिए अब आ जाइए, एक टॉपिक है, ये थोड़ा पूछ सकते हैं बेटा, ये पूछ सकते हैं, टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहले ये बताइए, ये टॉपिक आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, पास्ट में पढ़ा है, आप तो मना कर दोगे इसलिए मैंने बोल दिया, आपकी क्या है नहीं कि हमने पढ़ा हुआ है ये पहले, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, या खाली मोमेंटम भी बोलते हैं ना, वो लीनियर ही होता है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था बेटा स्टेटमेंट, यदि किसी, अच्छा देखो वो ये था, यदि किसी सिस्टम पे फोर्स नहीं लगा रहे हो आप, यदि कोई सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं है, एब्सेंट है, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस आर एब्सेंट, और वो या एक और वर्ड था आइसोलेटेड सिस्टम, तो उस सिस्टम का मोमेंटम बदल ही नहीं सकता, कांस्टेंट रहता है। आइए उसी रिदम में, उसी सुर में, अच्छा मैं याद दिला देता हूं कि क्या था प्रूफ उसका। बेटा हम सब जानते हैं किसी सिस्टम पर जब एक्सटर्नल, देखो 9th में पढ़ाया जाता है F बराबर ये पढ़ाया जाता है, तो मैं ध्यान हो 11th में आके बिगिनर लेवल पे ये कर देते हैं कि बेटा ऐसे पढ़ो, जब थोड़ा सा प्रो हो जाते हो आप तो पढ़ाया जाता है dp/dt, है ना। फिर जब आप अल्ट्रा प्रो लेवल हो जाते हो, जब आपको लगता है कि यानी, तब इसमें पूरी बातें बताई जाती हैं कि ये मोमेंटम होता है, पूरी बात बताई जाती है कि ये तो होता है सिस्टम पे लगने वाली सारी एक्सटर्नल फोर्स, और ये होता है सिस्टम का मोमेंटम। बेटा चीज वही है, लेकिन बस बच्चे के समझ में धीमे धीमे ही आ पाती है। ठीक है, लिखने में सुनने में ये अच्छा लग रहा है, लेकिन ये क्वालिटी स्टेटमेंट है, सारी चीजें क्लियर है। कौन सी फोर्स लेनी है, सिर्फ एक्सटर्नल, और सारी लेनी है, सबका वेक्टर सम लेना है, और किसका मोमेंटम लेना है, सिस्टम का। चीज वही है, बस उसका अल्ट्रा प्रो लेवल मैक्स होता है ना वो वाला, ठीक है, ये चीज कर दिया। अब सुनिए, आज जो हेडिंग में पढ़ाने जा रहा हूं वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ
सेंटर ऑफ मास, बस ये चीज ऐड हो गई कुछ। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। अभी अभी ताजा समाचार मिले हैं। ताजा समाचार क्या मिले हैं हमें अभी, इसलिए मैंने मिटाया और नहीं है, कि सिस्टम का मोमेंटम यदि आपको निकालने में तकलीफ हो रही हो तो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम रख दो। बोलो अभी अभी, सिस्टम का यदि आपको निकालने में तकलीफ हो रही हो तो सेंटर ऑफ मास का रख दो। ठीक है, अब बताइए यदि सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, यदि सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, ऐसे ही था बेटा मोमेंटम का कंजर्वेशन रूल, ऐसे ही था। जो पढ़ते हैं उन्हें याद होगा, वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। ठीक, यदि किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए, यदि एलएचएस जीरो हो जाए, तो फिर तो आरएचएस भी जीरो होगी, डी अपॉन डी टी ये भी फिर जीरो ही होगा। सोचो सोचो सोचो, जब एलएचएस जीरो हो जाएगी, इफ लिखा है मैंने, यदि ऐसा हो जाए, जैसे वो टेबल पे मैंने एक चौक रखी है, कैप रखा, अब टेबल को कोई थप्पड़ ना मारे, धक्का ना मारे, एक्सेलरेट ना करे, जर्क ना मारे, ठीक है, तब तो बताना यदि ये जीरो हो जाएगा तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो अब बताइए मैथ का रूल, यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है, बताना डी अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो ये चीज पक्का कांस्टेंट होगी, क्योंकि कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन जीरो होता है। बोलो बुद्धि लगाओ, यदि किसी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है तो पक्का ये जो है वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब यदि इसका डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है तो इसका मतलब मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू कांस्टेंट का दूसरा नाम कंजर्व। लेकिन बेटा इसमें शर्त अप्लाइड है, कंडीशन अप्लाइड कब है, जब जब सारी सिस्टम पे फोर्स जीरो हो, एक्सटर्नल फोर्स। इसी को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास बोलते थे। बस क्या है, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, देन मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कंजर्व्ड और कांस्टेंट। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इसी में एक चीज और, इसी में अगेन मान लो आपका एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, तो इसका मतलब मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एमवीसीएम भी कांस्टेंट होगा। बोलो यदि मोमेंटम कांस्टेंट है तो साइड इफेक्ट, जैसे हम कोई गोली खा लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट होते हैं, तो यदि मोमेंटम कांस्टेंट है तो उसका साइड इफेक्ट देखिए, तो फिर तो एम इंटू वीसीएम भी कांस्टेंट आएगा। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ गई, कांस्टेंट अपॉन एम। अब आप बताइए यदि सिस्टम के पार्टिकल चलने लग जाए, फिरने लग जाए, तो क्या एम चेंज हो जाएगा क्या, एम थोड़ी नहीं चेंज होगा। यदि सिस्टम के पार्टिकल हरकत करने लग जाए, कुछ चलने लग जाए, कुछ रेस्ट पे हो, कुछ तेज चले, कुछ धीमे, तो ये तो नहीं चेंज होगा ना, तो ये भी कांस्टेंट हुआ। तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय अनदर कांस्टेंट कम्स आउट टू बी अनदर कांस्टेंट। यानी इसका मतलब समझिएगा बेटा, जैसे आपका इमेजिन करो वीसीएम इक्वल टू ये आ रहा है 50 और ये आ रहा है 10। अब 50 भी कांस्टेंट, 10 भी कांस्टेंट, तो जो आंसर आ रहा है 5 वो भी तो फिक्स ही हो गया कांस्टेंट। तो इक्वल टू, कुछ लोग ये समझते हैं कि मैंने कांस्टेंट लिख दिया तो शायद उसी कांस्टेंट की बात कर रहा हूं, नहीं, तो उनके लिए ऐसे लिख देता हूं अनदर कांस्टेंट। यानी यदि किसी सिस्टम पर नेट फोर्स नहीं लग रही तो उसका मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा, उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी सेंटर ऑफ मास की। इंडिविजुअल पार्टिकल, जैसे एक मिनट बम फूट गया, बम धड़ाम विस्फोट हो गया, तो बम जब फटा तो उसके जो पार्टिकल थे वो अलग अलग दिशा में चले जाएंगे अलग अलग दिशा में, समझ रहे हो ना। अच्छा, बम जो फटता है वो इंटरनल फोर्स से फटता है, समझ गए, बम का फटना इंटरनल फोर्स की वजह से होता है, जब अंदर रिएक्शन करती हैं गैसेस। ये भी ध्यान रखना, पिल निकाल दी, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही है, जितना समझ सको समझना, ज्यादा मूड मत मारना, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर जाएंगे तो मजा आता हमको, एनसीईआरटी के लेवल से इतना। चलिए अभी टाइम है तो मैं उस पर कुछ सवाल करा देता हूं। वैसे आज की क्लास मेरे लेवल से तो हो गई,
ठीक है, कल नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी तक आपको इसमें रोटेशनल मोशन जैसा कुछ नहीं लगा होगा, कल से लगेगा। कल से मतलब नेक्स्ट क्लास से। तो मुझे क्या करना है अब, एक सवाल देखो, सिर्फ ये वाले पे, ये फॉर्मूला था ना, ये वेलोसिटी निकालने का, एक वैसी प्रैक्टिस करा रहा हूं। देखिए, मान लो एग्जांपल 1, सिचुएशन ये है बेटा, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, दोनों के मास बराबर है बेटा, एक जैसे मास है, और दोनों की वेलोसिटी 10-10 मीटर पर सेकंड, ये 10 मीटर पर सेकंड और ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। क्लियर है? आइए, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर, अच्छा यदि ये चल नहीं रहे होते तो सेंटर मास बीच में आता। अब आप बताइए, यदि ये 2 उंगली वाला एग्जाम्पल जो बताया था, ये उंगली का सेंटर मास बीच में, दोनों उंगली एक ही रफ्तार से चलने लग जाए तो सेंटर मास भी उसी रफ्तार से आगे खिसक लेगा ना। यदि दोनों उंगली एक ही रफ्तार से एक ही तरफ खिसकने लग जाए तो सेंटर मास क्या लगता है, उसी रफ्तार से तो खिसकेगा। तो चलिए देखते हैं सेंटर मास की वेलोसिटी। ये रहा फॉर्मूला, फ्रॉम इसमें भी प्लस माइनस मानने पड़ेंगे बेटा वन डायमेंशन, क्योंकि वेक्टर है ये। फ्रॉम फर्स्ट वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास, हाँ वन डायमेंशन में इतनी छूट मिल जाती है कि वेक्टर नहीं लगाओगे तो भी चल जाता है। m1 m वेलोसिटी प्लस की 10, फिर ये वाला प्लस m2 m वेलोसिटी प्लस का 10 और नीचे m प्लस m। सॉल्व करो, कितना रहा ये m, ये हो गया 10 और 10 20 m, 2m कट गया 10 ही आ रहा है। लो, दूध का दूध पानी का पानी, सॉरी अब जरूरत नहीं है क्योंकि वन डायमेंशन। ये क्या मतलब है इसका, कि यदि ये भी प्लस 10 और ये भी प्लस 10 की रफ्तार से चलने लग गए तो सेंटर ऑफ मास भी उसी रफ्तार से चलने लग गया। अरे रुको, अभी एक और एग्जांपल देता हूं, दूसरा। अच्छा बताना, ये ऐसे चले और ये वाला ऐसे चले, दोनों सेम रफ्तार हो, 10 और 10, क्या लगता है आपको, क्या फील आया था? दोनों उंगली ऐसे चलने लग जाओ तो सेंटर ऑफ मास नहीं चेंज हुआ था। यदि दोनों एक ही रफ्तार से चलाओ तो सेंटर ऑफ मास में वेलोसिटी नहीं जनरेट हुई थी। आइए देखते हैं फॉर्मूले भाई साहब क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना, इसको प्लस मानना पड़ेगा, इसको माइनस मान लिया, मतलब ये तो आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा। तो फ्रॉम फर्स्ट, ये एनसीईआरटी में है नहीं, बस एक्स्ट्रा करा रहा हूं, टाइम बच रहा है इसलिए। आप नहीं भी समझ में आ रहा तो क्लास छोड़ सकते हो, इसके अलावा कुछ कराऊंगा नहीं आज में। m1 की जगह क्या रख दूं, m वेलोसिटी रख दो प्लस 10, फिर ये वाला प्लस, अगला मास भी m है लेकिन उसकी वेलोसिटी माइनस 10 रखनी पड़ेगी, नीचे m प्लस m। आप देखिए, दूध का दूध वाटर का वाटर अपने आप ही आ गया, अब कोई वेलोसिटी नहीं आई। ये कह रहा है सेंटर मास में कोई वेलोसिटी नहीं होगी अब। हाँ, यदि कोई एक तेज कर दूं, मान लो ये 20 कर दूं, इमेजिन करो, या ये 20 कर दूं, तो फिर ये नहीं कटेंगे, फिर कुछ आ जाएगी फाइनाइट वेलोसिटी। मेरा इशारा आप समझ गए होगे, मुझे बस फॉर्मूले को चलाना सिखाना था। ओके, तो आज के लिए इतना ही बेटा, बाय।